नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज बिहार दौरा है और बिहार में दो चुनावी रैलियों को संबोधित भी मुख्यमंत्री करेंगे। दोनों रैलियां मोतिहारी जिले में आयोजित होंगी। कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में गरजेंगे सीएम धामी और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। बिहार चुनाव रणनीति में धामी की बड़ी भूमिका है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और जनता से वोट देने की अपील भी मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। तो बिहार चुनाव रणनीति में धामी की बड़ी भूमिका नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बिहार दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है। तो दोनों रैलियां मोतिहारी जिले में आयोजित की जाएंगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल्याणपुर और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है किस समय ये दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री का और किस तरह से इसको खास भी माना जा रहा है? देखिए विशाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बिहार में दो चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए जाएंगे। दो चुनावी जनसभाएं जो है आज बिहार चुनाव के दौरान लगी हुई है, जिसमें वह एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में जो है वोट की अपील करेंगे। इस दौरान जो है अगर देखा जाए तो क्योंकि भाजपा ने उन्हें प्रचार की जो है जिम्मेदारी विशेष तौर पर सौंपी है। पहली जनसभा की अगर बात करें तो कल्याणपुर विधानसभा में वह करीब दोपहर 12-12:30 बजे का समय रहेगा, जिस वक्त वह इस सभा में शामिल होंगे। इसके बाद दूसरी रैली में सिद्धि विधानसभा में वह सब शामिल होंगे। उसके बाद ही दोनों रैलियों में शामिल होने के बाद वह वापस लौटेंगे। लेकिन देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है कि बिहार चुनाव में जहां नामांकन के दौरान उनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी, तो उसके बाद जो है दो रैलियों में फिर से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये उनका प्रचार प्रसार रहेगा और ऐसे में देखा जाए तो लगातार उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इसके चलते जो है बिहार में उनकी डिमांड देखते हुए जनसभाओं में उनकी ड्यूटी सौंपी गई है और इससे पहले भी कई राज्यों में जो है वो प्रचार कर चुके हैं। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में क्योंकि किस तरह की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री निभा भी रहे हैं और किस तरह की बातें उठा रहे हैं, मुद्दे किस तरह के ऐसे हैं जो बिहार की जनसभा में बता रहे हैं उठाएंगे वो? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार विकास की बात हो रही है, जिस तरह से वह उत्तराखंड में बड़े फैसले ले चुके हैं, वो उसको लेकर के और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के वह व्याख्यान वहां करते हुए नजर आएंगे या संबोधन करते हुए नजर आएंगे। और बिहार सरकार ने भी किस तरह के काम किए हैं उनको वहां जो बताने का काम वह करेंगे, ताकि जो जनता है वो एनडीए के उम्मीदवारों के प्रति जो है वोट करे आने वाले इस चुनाव में। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के जो है पूरी रूपरेखा जो है पार्टी लेवल पर तैयार की जा रही है। जो तमाम जो बड़े नेता उनकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उस दौरान मुख्यमंत्री को भी जो है दो रैलियों में आज संबोधन होना है। तो निश्चित तौर पर वह जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंचाने का काम जो है जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है, उसी के चलते वह इसमें व्याख्यान करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लक्सर के खानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित सिडकुल के विकास कार्यों को लेकर एमडी पूरण सिंह राणा ने बीते बुधवार को अपनी टीम के साथ राजपुरा स्थित सिडकुल भूमि का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली और आगे की योजनाओं पर चर्चा भी की। वहीं एमडी पूरण सिंह राणा ने बताया है कि सिडकुल के स्थापना से न केवल खानपुर क्षेत्र बल्कि पूरे हरिद्वार जिले को बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ स्थापित होने वाले उद्योगों से हजारों युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा, जबकि हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक विजन है और जो उनके इंस्ट्रक्शन है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और स्टेट में डेवलपमेंट हो, तो इसलिए इंडस्ट्रियल जितने भी एरिया डेवलप किए जा रहे हैं वो प्रायोरिटी से किए जा रहे हैं। और अभी खानपुर में जो हमारा टोटली 85 एकड़ लैंड है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसमें सड़कें और रोड वगैरह सब डेवलप कर दिए जा रहे हैं। और आज माननीय विधायक जी के द्वारा कि इसी जो एरिया जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसके साथ में जो एक मदारपुर गांव लगता हुआ है, तो वहाँ भी क्योंकि चकबंदी प्रक्रिया चल रही है, तो
वहाँ भी कुछ सरकारी लैंड जो है तो उसको भी इंडस्ट्री एरिया में शामिल करने का विधायक जी के द्वारा सुझाव दिया गया है। इसका इंस्पेक्शन किया गया है और रिकॉर्ड्स वगैरह देख के इसको गवर्नमेंट से सेक्टर को लैंड लेने की कार्रवाई की जाएगी ताकि एक बड़ा एरिया डेवलप हो सके और जो यहाँ के लोग हैं उनको रोजगार मिले। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा कांड में प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक, वसीम अहमद सहित कई अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई की, जिसके बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने वसीम अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं, जबकि अब्दुल मलिक और अब्दुल मोदई को फिलहाल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। बता दें कि आरोपियों की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा गया कि उन्हें फिलहाल डिफॉल्ट बेल के आधार पर जमानत दी जाए, क्योंकि मामले में तय समय के आधार पर चार्जशीट दायर पुलिस ने नहीं की है। बनभूलपुरा कांड से संबंधित ही बेल थी और वसीम अहमद एक व्यक्ति हैं जो कि वहीं उसी क्षेत्र में रहते हैं, वो ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी इसमें पुलिस के द्वारा बाद में नामजद किया गया था। ओरिजिनली वो एफआईआर में नामजद नहीं था। पुलिस का और स्टेट का जो काउंटर और जवाब सुनने के पश्चात प्राइमा फेसी कोर्ट ने कोई भी ऐसा मजबूत साक्ष्य नहीं पाया और इसी आधार पर वसीम अहमद को जमानत पे रिहा करने का आदेश पारित कर दिया। उसके ऊपर एलिगेशन ये थे कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन वह मौके पर रहकर भीड़ को उकसा रहे थे, पथराव कर रहे थे पुलिस पर और आगजनी कर रहे थे। और जब ये जवाब आया सरकार का और जो भी उन्होंने एविडेंस लगाए, उन एविडेंस में कहीं से भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि वो किस तरह से आगजनी या भड़काने में या दंगा करवाने में उसमें इन्वॉल्व है। याचिकाकर्ता का कहना ये था कि एक तो वो नामजद नहीं है और उसका कोई पास्ट क्रिमिनल कंडक्ट, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना ही वो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से आता है। वो एक ट्रांसपोर्टर है, व्यवसायी है। और जब ये वहाँ डेमोलिशन की वहाँ कार्रवाई चल रही थी उस दिन, क्योंकि वो उसी क्षेत्र का रहने वाला था, तो स्वाभाविक होता है कि वो भी वहाँ खड़ा होकर के देख रहा था और उसी आधार पर ही उसको उस केस में मुलजिम बना। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मांस से भरी यूटिलिटी चालक के साथ मारपीट किए जाने के बाद सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी से निष्पक्ष जांच करने के साथ ही सोशल मीडिया में मदन जोशी की ओर से डाले गए माहौल खराब करने वाली सभी पोस्टों को हटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे और उसके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। हमने कोर्ट को बताया कि इसमें जो एक मेन अक्यूज्ड है, जो रिस्पोंडेंट 8 हमारी रेट पिटिशन में है, जिसका नाम है मदन जोशी, वो एक लोकल पॉलिटिशियन है और उनने ही ये सारी चीज़ें इंसाइट करी है पब्लिक को और उनके प्रेशर में आके, और उन्हें सोशल मीडिया में भी तरह तरह की चीज़ें डाली हुई हैं, जिसकी वजह से पूरा घटनाक्रम जो है सामने आया है। हालांकि हमने कोर्ट को जब ये बताया तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन दी है कि पॉलिटिकल कनेक्शन के दबाव में कोई भी चीज़ ना हो और पुलिस जो है अपना फेयर काम करे। और आईओ को इंस्ट्रक्शंस हैं इसी ऑर्डर में कि आईओ जो है अगर फेसबुक में कोई भी जो पोस्ट हैं इस इंसिडेंट से संबंधित जो मदन जोशी ने डाली हैं उसको वो जल्दी से जल्दी हटा दे, कि सोशल मीडिया से वो ये सब चीज़ें हटा दे और एज़ पर लॉ जो है वो प्रोसीड करे बिना किसी प्रेशर के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में आएंगी, जिसके लिए जिलाधिकारी ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर जिला सभागार कक्ष में एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। रुड़की के रामपुर गांव में हुए आस मोहम्मद हत्याकांड का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका भाई अब भी फरार बताया जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने प्रेम प्रसंग और शक के चलते युवक
की गला रेत कर हत्या की थी। रुड़की में 25 अक्टूबर को शंकरपुरी निवासी और उसके साथियों पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मंगलोर नहर पुल क्षेत्र में तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। विकासनगर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उन्होंने सरकारी कार्यालयों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला कोतवाली क्षेत्र के तहसील परिसर का है, जहां सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 चोर तहसील परिसर की टूटी चारदीवारी फांद कर भीतर घुसे और चोरों ने पहले कार्यालय के पीछे लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ डाला। इसके बाद उन्होंने पीछे की खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर दाखिल वो हुए, जहां उन्होंने कार्यालय में रखी अलमारी और दराजों के ताले तोड़ दिए और वहां रखा सारा सामान भी चुरा लिया। सब रजिस्ट्रार ऑफिस विकासनगर है। यहाँ पे 28 की रात को और 29 की सुबह यहाँ पे चोरी का प्रयास किया गया है। अंदर खिड़कियां तोड़ी हुई हैं, पीछे दीवार तोड़ी हुई है, अंदर आने का रास्ता बनाया गया है खिड़की के थ्रू। जैसे ही हमें सुबह पता चला, हमने पुलिस को बताया और फोरेंसिक टीम भी देहरादून से आई है। अभी हम लोग मिलान कर रहे हैं कि क्या कुछ सुरक्षित है और क्या कुछ गया है। वैसे अधिकतर चीजें प्राइमा फेसाई ठीक पाई गई हैं और पुलिस अपनी जांच कर रही है, फोरेंसिक वाले अपनी जांच कर रहे हैं। कैश भी नहीं, कैश हमारे से। मैडम, पूर्व में चोरी बताई गई है? पूर्व में चोरी यहाँ पे कभी भी नहीं हुई है। पूर्व में कोई चोरी का वारदात भी नहीं हुआ है और कैमरास वगैरह हैं, उसमें हम लोग रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेक करवा रहे हैं। देखते हैं जल्दी से जल्दी चोरी। हाँ, हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं कार्रवाई। उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है, सबसे पहले पुलिस को और उच्च अधिकारियों को। सब लोग यहीं पर हैं। उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के कलाकार विश्व भर में अपनी पहचान बना चुके हैं और लगातार अपनी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए निरंतर प्रयासरत भी रहते हैं। उत्तरकाशी के गंगा घाटी का एक म्यूजिक बैंड भी इन दिनों लोगों को का जो दिल है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही युवाओं को एक मैसेज भी दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड और यहाँ का कल्चर दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। प्रदेश में कलाकारों की कमी नहीं है और प्रदेश सरकार भी निरंतर कलाकारों को निखारने का काम कर रही है। इस रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी के गंगा घाटी के पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान म्यूजिकल बैंड की, जो अपनी संस्कृति को विश्व पटल पर निखारने की कोशिश में जुटा है। इस म्यूजिकल बैंड का लक्ष्य संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ युवाओं में नशे के प्रति बढ़ती रुचि को भी जड़ से खत्म करना है, क्योंकि युवा नशे की जकड़ में फंसकर अपनी ऊर्जा को अपने घर परिवार और प्रदेश की उन्नति के लिए इस्तेमाल न करके गलत कामों में इस्तेमाल कर रहा है। और यही मैसेज पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान म्यूजिकल बैंड के सदस्य भी दे रहे हैं। क्योंकि आजकल ये देखा जा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं कि नशे की उसमें जा रहे हैं कगार पे धीरे धीरे, और क्या हो रहा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक म्यूज़िक का नशा एक इस तरीके का किया जाए कि लोग जो है नशे से दूर हो जाएं और अपनी प्रतिभा का भी यहाँ पे अपनी निभा पाएँ। अच्छे से अच्छे कलाकार हमारे उत्तरकाशी जनपद में हैं, चाहे वो कीबोर्ड में हो, चाहे वो रिदम में हो। हमारे पास में बहुत सारी प्रतिभाएँ हैं जनपद उत्तरकाशी में। तो हमने एक बैंड बनाया है पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान, जिसके ऑनर हैं हमारे भाई अनुराग नौटियाल जी, जिनका होटल है जोशियाड़ा में, होटल गंगा सागर। तो बैंड बनाने का मकसद ये है कि अपने उत्तरकाशी
के जो कल्चरल है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा पहनावा है, हमारी बोली भाषा है, उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारा उत्तराखंड अब धीरे-धीरे आगे ग्रो कर रहा है, जिस प्रकार से पहले बहुत नीचे दबा था, आज की डेट में काफ़ी ग्रो कर चुका है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो हमारा मोटिव यही है कि बच्चों को हम अपने साथ लें और इनको कुसंगति से, गलत नशे से हम दूर करें और इनको अपने साथ लेके संगीत में लेके आगे अपने कल्चरल उत्तराखंड की, उत्तरकाशी और उत्तराखंड के कल्चर को आगे बढ़ाएं। बैंड के नाम के मुताबिक ही इससे पहाड़ी जगत के कई युवा कलाकार जुड़े हैं जो अपनी प्रतिभा को लगातार निखार रहे हैं और अब ये बैंड सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के दिलों को छू रहा है और उभरते कलाकारों को एक मंच भी प्रदान कर रहा है। जो हमारा बैंड का नाम है पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान, तो जैसे कि इसके टाइटल में ही आता है कि एक पहाड़ी उड़ान है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी हमारे साथ युवा जुड़े हैं वो पहाड़ी हैं। और क्योंकि संगीत सिंगल में अगर हम कहीं पे प्रोग्राम करते हैं तो शायद कहीं पे कुछ कमियां या रह जाएं, लेकिन ग्रुप में हम लोग सभी लोग सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। और आज आप लोग बहुत सारा प्यार पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान को दे रहे हैं। ये सिर्फ नतीजा है कि हम सब लोग जो उत्तरकाशी के जितने भी युवा संगीतकार थे, जब हम लोग आपस में जुड़े तो आज आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो जितना भी हम कोशिश कर पाते हैं थोड़ा बहुत अच्छा संगीत निकालने का, ये एक ग्रुप के माध्यम से है। पंचतत्व एक पहाड़ी उड़ान का मैं भी मेंबर हूँ और ये जो बैंड बनाया गया अनुराग भैया के द्वारा, उन्होंने इस बैंड को बनाने का मकसद है कि कल्चर को प्रमोट कैसे करना है। कल्चर को प्रमोट करने का मतलब है कि उत्तरकाशी का जो कल्चर है गंगा घाटी का, उसको हम आगे स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और जिसमें उन्होंने उत्तरकाशी के सभी बड़े कलाकारों को, बड़े कलाकार मीन्स जो भी अपना परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, उन सभी कलाकारों को जोड़ करके और अपने जो आवाज़ है उनका जो शाड़ा में, वहाँ पे वो सबको बुला करके प्रैक्टिस करवाते हैं और आगे के लिए जो परफॉर्मेंस होनी है उनके द्वारा या फिर जो उनको ये अपॉइंट करेंगे प्रोग्राम के लिए, वो अप्रोच करेंगे, उसके लिए वो तैयारी करते हैं और लगातार ये तैयारी चल रही है। और हमारा मकसद यही है कि पंचतत्व अपने कल्चर को, गंगा घाटी के कल्चर को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट करे या नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करे। इस बैंड में गढ़वाल के लेजेंड सिंगर्स गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के गीतों को अपने अंदाज में लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसे लोगों का खूब प्यार मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चंपावत में लोहाघाट बस डिपो पहले प्रदेश भर में पहले स्थान पर था और अब 13वें पायदान पर पहुंच गया है। लिहाजा स्थानीय लोग और यात्री भी सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। स्थिति तो यह है कि रोडवेज के कर्मियों ने ही प्रबंधन पर लगाए बसों में घटिया पार्ट्स लगाने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिवहन निगम का लोहाघाट डिपो जहां पहले नंबर पर था, अब वो खिसक कर 13वें नंबर पर आ चुका है। लोहाघाट डिपो की बसें जहां तहां रास्ते में खराब होकर खड़ी हो जाती हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। डिपो के रोडवेज कर्मियों ने इसका जिम्मेदार परिवहन निगम प्रबंधन को बताया है। रोडवेज कर्मियों ने कहा कि वर्कशॉप में बसों की ठीक से देखभाल नहीं की जाती है। बस में डुप्लीकेट स्पेयर पार्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जो लगाने के मात्र 2-4 दिन या अधिक से अधिक एक हफ्ते में खराब हो जाते हैं, जिस कारण बसें रास्ते में खराब होकर खड़ी हो जाती हैं। बेकार गिर गई है। फर्स्ट जो आने वाला डिपो था आज लास्ट में चले जा रहे हैं। क्यों चला गया पीछे? हमारे अधिकारी की वजह से। क्या क्या दिक्कत है डिपो में? डिपो में दिक्कत है, पार्ट्स नहीं है। पार्ट्स होते भी तो काम के लिए फोरमैन लगाता नहीं है पैसे, ऐसे गाड़ियाँ पुरानी है। रोडवेज कर्मियों का आरोप है कि अधिकारी कर्मियों की बात तक नहीं सुनते हैं, जिस कारण आज लोहाघाट डिपो पहले पायदान से खिसक कर 13वें पायदान में पहुंच चुका है। जनता का विश्वास रोडवेज की बसों से उठने लगा है। लोग अब टैक्सी में ज्यादा सफर करना पसंद कर रहे हैं।
कर्मियों ने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो एक दिन लोहाघाट डिपो में ताला लटक जाएगा। रोडवेज कर्मियों ने निगम प्रबंधन के अधिकारियों से उच्च गुणवत्ता के स्पेयर पार्ट्स देने और बसों की ढंग से देखभाल के साथ मरम्मत कराने की मांग की है। चालक परिचालक पूरी मेहनत करते हैं, पर बसों की कंडीशन ठीक न होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ये कोई गाड़ी का अच्छी ढंग से पूरी गाड़ी का काम है, कोई गाड़ी कहीं खराब हो जा रही, कोई गाड़ी खराब होती है तो 7 बजे बाद कोई फोन नहीं उठाता। ये लोग कोई फोन नहीं उठा, यही खड़े हैं ये सामने में, इनसे पता करो फोन क्यों नहीं उठाते हो तो करिए तो 7 बजे बाद ऑफ हो जाता है। गाड़ी खराब है, ड्राइवर परेशान हो जाता है तो पैसे लगाते हैं तो कहते हैं कि इतना पैसा क्यों लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, गाड़ी की स्थिति भी देखो कैसे गाड़ी चल रही है। रोडवेज कर्मी भी मानते हैं कि डिपो को नई बसों की जरूरत है। कई बसें खराब होकर वर्कशॉप में खड़ी हुई हैं। वहीं क्षेत्रवासियों ने सरकार से डिपो को नई बसें देने और बसों की अच्छे से देखभाल करने के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त स्पेयर पार्ट्स की पूर्ति करने की मांग की है। मामले में लोहाघाट डिपो के एजीएम धीरज वर्मा ने बताया कि स्पेयर पार्ट्स निगम प्रबंधन की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं और वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की भी काफी कमी है। कई बार प्रबंधन को उच्च गुणवत्ता युक्त स्पेयर पार्ट्स भेजने के लिए पत्र लिखा जा चुका है, पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर दिए गए हैं। पार्ट्स से तो वहाँ से आते हैं मंडी कार्यशाला से, तो पार्ट्स यहाँ खरीदने का कोई वो नहीं है, ये हमारे ऊपर से ही आते हैं। वर्कशॉप में ऐसा है तकनीकी कार्मिकों की कमी है, इससे जो है मंडी प्रबंधक कार्यशाला और निगम मुख्यालय को भी अवगत कराया गया है कि जो है तकनीकी कार्मिकों की कमी है, पार्ट्स की कमी है। ये तो जो है मंडी प्रबंधक तकनीकी महोदय और फिर ये मुख्यालय से वार्ता करने पर ही तो हम बार बार ये मीटिंग में बात रखते हैं कि भाई तकनीक कार्मिकों की कमी है और पार्ट्स की कमी है, वो भी अपना यथासंभव प्रयास करते रहते हैं। दरअसल बात सिर्फ लोहाघाट डिपो की नहीं है। उत्तराखंड रोडवेज की ज्यादातर बसें बहुत पुरानी हैं और जैसे तैसे बसों का संचालन हो रहा है। आए दिन किसी न किसी इलाके में बसें बीच रास्ते में खराब हो जाती हैं, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।